क्या हो अगर ये कहा जाए कि एक आम नागरिक के तौर पर जो हमारी लोकतांत्रिक ताकत है ना, वो चुनाव के दिन खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती, बल्कि असल में तो उसके अगले दिन से शुरू होती है। सही कहा। मतलब अक्सर हम लोकतंत्र को एक सिनेमा हॉल की तरह देखते हैं, है ना। हम हर 5 साल में एक बार अपना वोट वाला टिकट खरीदते हैं, अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। और पर्दे पर जो भी राजनीतिक फिल्म दिखाई जा रही है उसे बस चुपचाप देखते रहते हैं। एकदम सही। हम मान लेते हैं कि हमारी भूमिका बस उस एक दिन तक ही सीमित थी। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम इसी गलतफहमी को दूर करने वाले हैं। हमारे पास आज जो स्रोत हैं, जिनमें कुछ बहुत ही शानदार अकेडमिक शोध पत्र, ऐतिहासिक भाषण जैसे आज़ादी के समय का नेहरू जी का रेडियो संबोधन और कुछ सरकारी नीति मैनुअल शामिल है, हम उन सब के आधार पर एक बहुत ही दिलचस्प विषय की गहराई में उतरेंगे। जी, और हमारा लक्ष्य आज ये समझना है कि भारत में सत्ता यानी पावर आखिर कैसे मुट्ठी भर शासकों से निकलकर आम जनता के हाथों में आई है। राजनीति विज्ञान की भाषा में इसे लोकप्रिय संप्रभुता या पॉपुलर सोवेरेनिटी कहते हैं। पॉपुलर सोवरेनिटी। हाँ, इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस देश का असली और अंतिम अधिकार सीधे तौर पर जनता के पास है, कोई और मालिक नहीं है। हाँ, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सरकार की जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी की बात करने से पहले ये तय करना बहुत जरूरी है कि आखिर इस पूरे सिस्टम का डिजाइन कैसा है। बिल्कुल, बुनियादी ढांचा समझना जरूरी है। अगर एक व्यावसायिक उपमा दी जाए तो जरा सोचिए कि ये किसी स्टार्टअप की तरह है। आम जनता उस स्टार्टअप की असली संस्थापक या आखिरी शेयर होल्डर है। हाँ, जो पैसा लगाती है और रिस्क लेती है। सही बात है। और सरकार उन संस्थापकों द्वारा कुछ समय के लिए नियुक्त की गई एक मैनेजमेंट टीम या सीईओ है। हाँ। अब एक अच्छी कंपनी में सीईओ को हमेशा अपने संस्थापकों को हर खर्च, हर फैसले का हिसाब देना पड़ता है ना। देना ही पड़ता है। संस्थापकों का काम सिर्फ सीईओ चुनकर घर बैठ जाना नहीं होता, बल्कि रोजमर्रा की दिशा पर नजर रखना भी होता है। ये तुलना एकदम सटीक बैठती है। और मुझे लगता है कि ये बात सिर्फ कागज पर नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस दर्शन की सबसे मजबूत बुनियाद हमें कहीं और नहीं, बल्कि हमारे अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही मिल जाती है। प्रस्तावना की शुरुआत जिन ऐतिहासिक शब्दों से होती है, हम भारत के लोग, वो केवल एक वाक्य नहीं है। वो तो एक बहुत बड़ी घोषणा है। बिल्कुल, ये स्पष्ट करता है कि ये संविधान किसी बाहरी ताकत, किसी राजा या किसी खास वर्ग द्वारा नहीं दिया गया है। भारत के लोगों ने इसे खुद को सौंपा है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो फ्रांस की क्रांति में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जहां राजशाही को हटाकर सत्ता जनता के नाम पर ली गई थी। हाँ, लेकिन फ्रांस वाले मामले में एक बड़ी गड़बड़ी हो गई थी, जहां तक मुझे याद है। हाँ, गड़बड़ी ये थी कि जब वहां लोकप्रिय संप्रभुता आई तो वो बहुत अधिक सेंट्रलाइज्ड या केंद्रीकृत हो गई। मतलब राजा का सिर तो काट दिया गया, लेकिन सारी ताकत एक नई केंद्रीकृत सत्ता के पास सिमट कर रह गई। जबकि भारत का मॉडल इसके बिल्कुल विपरीत है ना। हाँ, हमारा डिजाइन बहुलतावादी और संघीय है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि यहाँ ताकत किसी एक दिल्ली के दफ्तर में नहीं सिमटी है, बल्कि उसे राज्यों, जिलों और आखिर में गांव तक विकेंद्रीकृत किया गया है, नीचे तर बांटा गया। हाँ। आजादी के तुरंत बाद की मानसिकता को समझना भी यहाँ बहुत दिलचस्प हो जाता है। जब हम आजाद भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पहले रेडियो संबोधन को देखते हैं तो एक बात बहुत साफ उभर कर आती है। वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के तुरंत बाद वाला समय। हाँ, वही दौर। उनका विजन स्पष्ट था कि आजादी का मतलब केवल गोरे शासकों की जगह हमारे अपने स्थानीय शासकों को बिठा देना नहीं है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि असली आजादी गरीबी, अज्ञानता और बीमारियों से लड़ने में है। और ये लड़ाई ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लड़ी जा सकती थी। सही कहा। उनका पूरा जोर इस बात पर था कि आजादी का लाभ समाज के सबसे आखिरी छोर पर खड़े किसान और मजदूर तक पहुंचना ही चाहिए। और पता है, यही से भारत के राजनीतिक ढांचे को लेकर एक बहुत ही गहरी और दार्शनिक बहस शुरू होती है। जब हम उस आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक ताकत पहुंचाने की बात करते हैं तो महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का विचार सबसे पहले सामने आता है। विलेज रिपब्लिक वाला आइडिया। हाँ, गांधी जी का बहुत स्पष्ट मानना था कि भारत की असली आत्मा उसके गांव में बसती है। उन्हें केंद्रीकृत शहरों और बड़े कारखानों से एक तरह की दार्शनिक आपत्ति थी, क्योंकि उनका मानना था कि बड़े शहर हमेशा गांव के संसाधनों का शोषण करते हैं। बिल्कुल।
गांधी जी का वो विजन कि हर गांव एक पूर्ण गणराज्य होना चाहिए अपने आप में बहुत ही क्रांतिकारी था। मतलब वो चाहते थे कि शासन की असली ताकत गांव के ही वयस्क नागरिकों द्वारा चुनी गई 5 सदस्यों वाली पंचायत के पास हो। हाँ, उनका नजरिया था कि सबसे अच्छी सरकार वही है जो सबसे कम शासन करे। वो एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना कर रहे थे जहां लोग इतने जागरूक और स्व अनुशासित हों कि उन्हें ऊपर से किसी बड़े सरकारी डंडे या पुलिस की जरूरत ही ना पड़े। सब कुछ स्थानीय स्तर पर आपसी सहमति से सुलझा लिया जाए। सही कहा। लेकिन यहां मैं एक बहुत ही अहम सवाल उठाना चाहूंगा। गांधी जी जहां गांवों के विकेंद्रीकरण पर इतना जोर दे रहे थे, वही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का नजरिया तो इससे बिल्कुल अलग था, है ना? बहुत अलग, और ये एक बहुत ही गंभीर पेच है। अम्बेडकर जी ने एक बहुत ही व्यवहारिक और कड़वी सच्चाई की तरफ ध्यान दिलाया था। हाँ, क्योंकि उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर हम सारी ताकत सीधे तौर पर गांव के हाथ में दे देंगे तो भारतीय गांव तो शोषण के अड्डे बन जाएंगे। जड़ जमाए हुए हैं। उनका डर ये था कि अगर ताकत का पूरी तरह से विकेंद्रीकरण कर दिया गया तो स्थानीय जमींदार या ताकतवर सवर्ण वर्ग कमजोर जातियों को कभी सिर नहीं उठाने देगा। यानी स्थानीय स्तर पर जो आजादी गांधी जी देख रहे थे, अंबेडकर जी को उसमें एक तरह की तानाशाही का खतरा नजर आ रहा था। बिल्कुल। इसीलिए अंबेडकर जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र यानी सिर्फ वोट देने का अधिकार तब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक उसकी नींव में सामाजिक लोकतंत्र यानी सोशल डेमोक्रेसी ना हो। तो इसी वजह से उन्होंने कमजोर और हाशिए पर खड़े वर्गों को ऊपर उठाने के लिए मजबूत केंद्रीय नीतियों और राज्य संचालित औद्योगिकरण का समर्थन किया था। हाँ, वो चाहते थे कि लोग गांव की सामंती सोच से बाहर निकलें और शहरों में आकर आधुनिकीकरण का हिस्सा बने। तो अगर इन दोनों विचारधाराओं को हम आमने सामने रखें तो एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब एक तरफ गांधी जी जहां राज्य का दखल कम से कम चाहते थे और गांवों की ओर लौटने की बात कर रहे थे, वहीं अंबेडकर जी मजबूत राज्य संचालित नीतियों के पक्षधर थे ताकि पिछड़े वर्गों का उत्थान हो सके। तो मेरा सवाल यह है कि इन दो बिल्कुल विपरीत दिशाओं में भागती विचारधाराओं ने भारत की इस लोकतांत्रिक बुनियाद को एक साथ कैसे आकार दिया? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हम पाएंगे कि भले ही दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे, लेकिन आखिरी मंजिल एक ही थी। और वो मंजिल थी सामाजिक न्याय। एकदम सही। समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति तक न्याय और गरिमा पहुंचाना। गांधी जी ये काम नैतिक बदलाव और जमीनी स्व अनुशासन के जरिए करना चाहते थे, जबकि अंबेडकर जी को इसके लिए एक मजबूत कानूनी और संस्थागत ढांचे की जरूरत महसूस हुई। और आखिर में भारतीय संविधान ने इन दोनों विचारों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाया। तो मतलब एक तरफ मौलिक अधिकारों के जरिए मजबूत केंद्रीय सुरक्षा दी गई, तो दूसरी तरफ नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई। बिल्कुल, दोनों बातों को जगह मिली और इस संतुलन को जमीन पर उतारने में राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी विचारकों का भी बहुत अहम योगदान रहा है। हाँ, लोहिया जी का चौखंबा राज्य का सिद्धांत इसी कड़ी का एक हिस्सा लगता है। 4 पिलर स्टेट। हाँ, उन्होंने सत्ता को 4 बराबर खंभों गांव, जिला, राज्य और केंद्र में बांटने की वकालत की थी। जैसे किसी तंबू को सीधा खड़ा रखने के लिए चारों खंभों पर बराबर भार होना चाहिए, वैसे ही सत्ता का भी बंटवारा होना चाहिए। बहुत बढ़िया उपमा है ये। और जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने तो इसे एक कदम और आगे बढ़ा दिया था। 1970 के दशक में जेपी ने महसूस किया कि आजादी के इतने दशकों बाद भी आम आदमी व्यवस्था से कटा हुआ है। और यहीं से उनकी संपूर्ण क्रांति की बात शुरू होती है। हाँ, टोटल रेवोल्यूशन। उन्होंने अपने विचार में राजनीति के बजाय लोक नीति पर बहुत जोर दिया। उनका कहना था कि राजनीति जहां सत्ता और कुर्सी पाने का खेल है, वहीं लोक नीति का सीधा मतलब है जनता की सीधी और सक्रिय भागीदारी। मतलब चुनाव महज एक औपचारिकता है। असली बदलाव तब आएगा जब आम जनता रोजमर्रा के प्रशासन में सवाल पूछना शुरू करेगी। बिल्कुल। यहां आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब जब ये तय हो गया है कि जनता आखिरी मालिक है और लोक नीति ही असली रास्ता है, तो फिर मेरे मन में एक सवाल उठता है। जी, पूछिए। सवाल ये है कि क्या संसद या विधानसभा में नियम बनाते समय इस मालिक की राय ली भी जाती है? मतलब आखिर जो कानून करोड़ों लोगों की जिंदगी तय करने वाले हैं, वे बंद कमरों में क्यों बनाए जाते हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। अगर मैं इसे एक उपमा से समझाऊं तो ये तो वैसा ही है जैसे कोई शेफ अपने रेस्टोरेंट का पूरा मेन्यू ही बदल दे। और न सिर्फ मेन्यू बदले,
बल्कि बिना अपने नियमित ग्राहकों से पूछे कि उन्हें क्या खाना है, सीधा डिश टेबल पर रख दे। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार और सटीक उदाहरण है और इसीलिए एकेडमिक दुनिया में अब एक नई बहस छिड़ गई है। कैसी बहस? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से आगे बढ़कर विमर्शात्मक लोकतंत्र यानी डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की ओर। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, देखिए, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में आपने अपना सांसद या विधायक चुन लिया और आपका काम खत्म। अब वो आपकी तरफ से फैसले लेंगे, जो कि हम आमतौर पर करते ही हैं। बिल्कुल। लेकिन विमर्शात्मक लोकतंत्र ये कहता है कि सिर्फ प्रतिनिधित्व काफी नहीं है, चर्चा और विमर्श बहुत जरूरी है। जब कोई बड़ा कानून बन रहा हो तो समाज के हर वर्ग के साथ उस पर व्यापक बहस होनी चाहिए। और क्या इसे लागू करने के लिए ही साल 2014 में सरकार द्वारा एक नई नीति बनाई गई थी, जिसे हम पूर्व विधायी परामर्श या PLCP कहते हैं? एकदम सही, प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी। अगर हम इसके डिजाइन को करीब से देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी बिल को संसद में पेश करने से पहले उसका मसौदा जनता के सामने इंटरनेट पर या सार्वजनिक मंचों पर रखा जाए। डिजाइन के स्तर पर तो ये बहुत ही लोकतांत्रिक कदम है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि अक्सर इस प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता है। और जब ऐसा होता है तो इसके गंभीर परिणाम पूरे समाज को भुगतने पड़ते हैं। अगर हम हमारे स्रोत में दिए गए कुछ हालिया इतिहास के उदाहरणों को देखें, जैसे 2020 के कृषि कानून या 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA, तो एक पैटर्न नजर आता है। यहाँ मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं। हम यहाँ बिल्कुल तटस्थ होकर बात कर रहे हैं। हम इन कानूनों के राजनीतिक पक्ष या विपक्ष में कोई राय नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ अकादमिक शोध के आधार पर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कानून बनाते समय जनता के साथ परामर्श में कमी रह जाती है तो क्या होता है। बिल्कुल, हम सिर्फ प्रक्रिया की बात कर रहे हैं और तथ्य ये बताते हैं कि जब किसी बड़े बदलाव से पहले समाज के अलग अलग तबकों को बातचीत की मेज पर नहीं लाया जाता तो वो सीधे तौर पर अविश्वास को जन्म देता है। विश्वास की कमी हो जाती है। हाँ, कृषि कानूनों के मामले में हमने देखा कि एक बहुत लंबा और व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद अंततः उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। अगर कानून का मसौदा तैयार करते समय ही उसे संसद में ले जाने से पहले किसानों और संबंधित संगठनों के साथ लंबी और गहरी चर्चा की गई होती तो शायद इस टकराव को टाला जा सकता था। बिल्कुल टाला जा सकता था। लेकिन बिल्कुल, यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? देखिए, 140 करोड़ की आबादी वाला देश है हमारा। इतना बड़ा और विविधपूर्ण देश जहां हर राज्य की जरूरतें अलग हैं, तो क्या हर छोटे बड़े कानून के लिए जनता से सलाह मशवरा करना भी व्यवहारिक रूप से संभव है? क्या इससे कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया महीनों या सालों तक लटक नहीं जाएगी? देखिए, यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ऐसा न सिर्फ संभव है, बल्कि जब आम जनता खुद नीतियां बनाने में शामिल होती है तो उसके नतीजे ऐतिहासिक होते हैं। और ये कोई किताबी बात नहीं है। अच्छा, इसका कोई असल उदाहरण है हमारे पास? बहुत बड़ा उदाहरण है। 1990 के दशक में राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी MKSS द्वारा चलाया गया अभियान, ये इसका सबसे बड़ा और जीवंत उदाहरण है। ये कहानी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये साबित करती है कि दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठे बिना भी नीतियां कैसे बदली जा सकती हैं। जरा सोचिए, राजस्थान के चिलचिलाती धूप वाले गांवों में अकाल पड़ा था। बहुत भयंकर अकाल था। सरकार ने राहत कार्य शुरू किए, लेकिन मजदूरों को उनकी पूरी मजदूरी मिल ही नहीं रही थी। जब उन्होंने सवाल पूछा तो उन्हें बताया गया कि रजिस्टर या मस्टर रोल के हिसाब से तो उन्हें पूरा पैसा दे दिया गया है। कर दिया। उन्होंने प्रशासन से कहा कि भाई हमें वो रजिस्टर दिखाओ जिसमें लिखा है कि हमें पैसा मिला है। लेकिन मुझे जहां तक पता है, शुरुआत में नौकरशाही ने सख्त मना कर दिया था। उनका कहना था कि सरकारी दस्तावेज गुप्त होते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का हवाला दिया गया। एकदम सही। लेकिन मजदूर पीछे नहीं हटे। उन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन किया और अंततः प्रशासन को वे दस्तावेज सार्वजनिक करने ही पड़े। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। हाँ, जब उन रजिस्टरों को गांव के चौपाल पर सबके सामने जोर जोर से पढ़कर सुनाया गया तो एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। बिल्कुल, पता चला कि उन रजिस्टरों में तो मरे हुए लोगों के नाम पर काम दिखाया गया था और उनके नाम का पैसा कोई और ही खा रहा था।
कमाल है। उन मजदूरों और किसानों ने बिना किसी बड़ी अकाउंटिंग डिग्री के सिर्फ जन सुनवाई के जरिए एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसने आखिरकार पूरे देश को सूचना का अधिकार यानी आरटीआई का एक ऐतिहासिक हथियार दे दिया। और इसी ने मनरेगा में सोशल ऑडिट को भी जन्म दिया। हाँ, और इसे ही राजनीति विज्ञान में असली क्षैतिज और लंबवत जवाबदेही का अंतर कहते हैं। क्षैतिज और लंबवत, इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाएंगे? जरूर। क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल जवाबदेही वो होती हैं जहां सरकार की ही एक संस्था दूसरी संस्था की जांच करती है, जैसे महालेखा परीक्षक यानी कैग सरकार के खातों की जांच करता है, या चुनाव आयोग चुनावों की। समझ गया। समस्या ये है कि ये सभी संस्थाएं उसी सरकारी तंत्र का ही हिस्सा हैं। अब सोचिए, जब पुलिस ही पुलिस की जांच करेगी या अधिकारी ही अधिकारी का ऑडिट करेगा, तो एक आपसी तालमेल या मामलों को रफा दफा करने का जोखिम तो हमेशा बना रहता है ना। मतलब सिस्टम के अंदर बैठे लोग एक दूसरे को बचा सकते हैं। बिल्कुल। इसीलिए हमें एक बाहरी दबाव की जरूरत होती है, और वो बाहरी दबाव है लंबवत यानी वर्टिकल जवाबदेही। एकदम सही। जहां व्यवस्था के बाहर बैठे लोग यानी नागरिक समाज, मीडिया और आम जनता आरटीआई या सोशल ऑडिट जैसे हथियारों के जरिए सीधे सरकार का गिरेबान पकड़ती है और सवाल पूछती है। अब यहाँ हम सोशल ऑडिट नाम के एक और भारी भरकम शब्द पर आते हैं। देखिए, हम सब ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा किए जाने वाले वित्तीय ऑडिट के बारे में तो सुना है जी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि एक आम गांव का नागरिक, एक मजदूर जिसे शायद अकाउंटिंग के नियम ही पता ना हो, वो करोड़ों के सरकारी खर्चों का ऑडिट कैसे कर सकता है? इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि आखिर सोशल ऑडिट काम कैसे करता है, और इसका सीधा सा जवाब ये है कि ये कोई बही खाता मिलाने या बैलेंस शीट बनाने की प्रक्रिया नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये पूरी तरह से एक फैक्ट फाइंडिंग या तथ्य खोजने की प्रक्रिया है। अब उदाहरण के लिए मनरेगा जैसी योजना में इसे कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है। मान लीजिए कि एक गांव में सड़क बनने का काम हुआ। अब जो वित्तीय ऑडिट है वो सिर्फ ये देखेगा कि क्या 5 लाख रुपए सड़क के लिए निकले और क्या उनका पक्का बिल मौजूद है। और अगर बिल है तो ऑडिट पास हो जाएगा? बिल्कुल, कागजों पर सब सही लगेगा। लेकिन सोशल ऑडिट एक कदम आगे जाता है। इसमें वो 5 लाख का बिल गांव वालों के सामने सार्वजनिक रूप से रखा जाएगा। अब अगर रजिस्टर में लिखा है कि रामू ने 10 दिन गिट्टी तोड़ने का काम किया और उसे 2000 रुपए मिले, तो जन सुनवाई में वहां बैठा रामू सीधा खड़ा होकर कह सकता है कि भाई मैंने तो सिर्फ 2 दिन काम किया था और मुझे 1 रुपए भी नहीं मिला। अरे वाह! या फिर गांव वाले बता सकते हैं कि कागज पर जो शानदार सड़क बनी है, असल में वहां तो आज भी कच्चा रास्ता ही है। बिल्कुल। इस तरह कागज की दुनिया का जो झूठ है ना, वो असली दुनिया की सच्चाई के सामने तुरंत पकड़ा जाता है। ये तो सीधे तौर पर झूठ पकड़ने की एक सामूहिक प्रक्रिया है। मतलब जानकारी को जब सार्वजनिक मंच मिल जाता है तो भ्रष्टाचार छिप ही नहीं पाता। और इसके नतीजे कितने प्रभावशाली हो सकते हैं, इसका सबसे बड़ा और सफल उदाहरण आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की कहानी? हाँ, आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया, उन्होंने सोशल ऑडिट को संस्थागत रूप दे दिया। उन्होंने इसके लिए SSASAT नाम की एक स्वतंत्र इकाई का गठन किया। और सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्होंने कोई बड़े अधिकारी बाहर से नहीं बुलाए, बल्कि गांव के ही युवाओं को प्रशिक्षित किया। स्थानीय लोगों को ही ताकत दी। हाँ, और आंकड़े बताते हैं कि इस मॉडल के तहत गांव और मंडल स्तर पर 10,000 से ज्यादा जन सुनवाइयां की गईं। आप सोच सकते हैं, 10,000? जी। और इन सुनवाइयों के जरिए न केवल भ्रष्टाचार में शामिल 19 मिलियन रुपए के भारी भरकम फंड की वसूली की गई, बल्कि 38,000 से अधिक भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हुई। 35,000 अधिकारी। ये आंकड़ा तो किसी भी बड़ी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के रिकॉर्ड से मुकाबला कर सकता है। बिल्कुल। ये तो साबित करता है कि जनता जब खुद ऑडिटर बनती है तो सिस्टम को झुकना ही पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन आरटीआई और सोशल ऑडिट में मुझे एक कमी नजर आती है। वो क्या? देखिए, ये दोनों ही तब काम आते हैं जब कोई सरकारी काम पूरा हो गया हो या उसमें कोई गड़बड़ी हो चुकी हो। मतलब ये तो बीमारी होने के बाद का इलाज हुआ। हाँ, ये बात तो है। लेकिन किसी भी सरकारी दफ्तर में काम शुरू होने से पहले ही एक आम नागरिक को ये कैसे पता चलेगा कि उसका क्या अधिकार है और उसे कौन सी सेवा कितने दिन में मिलेगी? बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए एक और व्यवस्था बनाई गई जिसे सिटीजन्स चार्टर कहा जाता है। सिटीजन्स चार्टर? हाँ,
इसकी शुरुआत सबसे पहले 1991 में यूनाइटेड किंगडम से हुई थी, जिसका मकसद था सरकारी सेवाओं को ज्यादा पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना। और उसी मॉडल से प्रेरित होकर 1997 में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसे यहाँ भी लागू करने की पहल की। मैंने सरकारी दफ्तरों जैसे आरटीओ या बिजली विभाग के बाहर अक्सर धूल खाते हुए बड़े बड़े बोर्ड देखे हैं जिन पर सिटीजन्स चार्टर लिखा होता है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्या वो सिर्फ सजावट के लिए हैं या उनका कोई असली वजूद भी है। आखिर एक सिटीजन्स चार्टर होता क्या है? अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक सरकारी विभाग का आम जनता से किया गया एक लिखित वादा है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि वो विभाग कौन कौन सी सेवाएं देता है, उस सेवा की गुणवत्ता क्या होगी, शिकायत निवारण तंत्र क्या होगा और सबसे अहम बात, वो काम कितने दिन में पूरा होगा। मतलब अगर 15 दिन में ड्राइविंग लाइसेंस बनना है तो बनना है। हाँ, बिल्कुल। इसके साथ ही भारतीय मॉडल में एक और दिलचस्प पहलू जोड़ा गया, नागरिकों से अपेक्षाएं। मतलब ग्राहकों से अपेक्षाएं? हाँ, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका काम 15 दिन में हो तो एक नागरिक के तौर पर आपको भी कुछ सही दस्तावेज या फॉर्म भरकर देने होंगे। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? कागज पर तो ये बहुत ही शानदार विचार लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी ऐसे वारंटी कार्ड की तरह है जिस पर कंपनी की कोई मोहर ही ना हो। ऐसा क्यों? मेरा मतलब है, अगर किसी अधिकारी ने चार्टर में लिखे 15 दिन के बजाय मेरे काम में 50 दिन लगा दिए तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं सीधा पुलिस के पास तो नहीं जा सकता। जब इनका कोई कानूनी आधार ही नहीं है तो क्या ये आम नागरिक के लिए महज एक बेजान कागज का टुकड़ा नहीं बनकर रह जाते? आपकी ये चिंता बिल्कुल सही है और दुर्भाग्य से जमीनी सच्चाई भी यही रही है। भारत में सिटीजन्स चार्टर के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रही है कि इसे नौकरशाही द्वारा सिर्फ ऊपर से थोपी गई एक औपचारिकता मान लिया गया। मतलब बस एक टिक बॉक्स एक्सरसाइज। हाँ, इसके फेल होने के कई कारण रहे। पहला तो ये कि इन्हें वातानुकूलित कमरों में बनाया गया। आम जनता या स्वयंसेवी संस्थाओं से कोई राय नहीं ली गई। वही पूर्व विधायी परामर्श वाली गलती। बिल्कुल। दूसरा, इनकी भाषा इतनी जटिल सरकारी हिंदी या अंग्रेजी होती है कि आम आदमी इसे समझ ही नहीं पाता। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण, इसमें कोई कानूनी सजा या जुर्माना नहीं था। और जब तक किसी वादे के टूटने पर कोई आर्थिक या कानूनी नुकसान न हो, तब तक सरकारी तंत्र में उसका पालन होना बहुत मुश्किल है। सही कहा। तो क्या ये पूरी तरह से एक विफल प्रयोग रहा? क्या उस धूल खाते बोर्ड का कोई भविष्य नहीं है? ऐसा नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में कोई भी प्रयोग एक ही बार में सफल नहीं होता। ये एक विकासवादी प्रक्रिया है। जब राज्य सरकारों को ये समझ में आया कि बिना कानूनी ताकत के ये चार्टर असरदार नहीं है, तो मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों ने एक बेहतरीन कदम उठाया। उन्होंने लोक सेवा अधिकार अधिनियम यानी राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट पारित किए। अच्छा, तो उन्होंने इस वादे को कानूनी ताकत दे दी। बिल्कुल। इस कानून ने सिटीजन्स चार्टर के उन खोखले वादों में जान डाल दी। अब नियम यह है कि अगर कोई अधिकारी तय समय सीमा में आपको आय प्रमाण पत्र या राशन कार्ड जैसी सेवा नहीं देता है, तो उस पर हर दिन के हिसाब से आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। अरे वाह! और सबसे बड़ी बात, ये जुर्माना सरकार नहीं भरेगी, बल्कि उस देरी करने वाले अधिकारी की जेब से, यानी उसकी तनख्वाह से काटा जाएगा। ये तो बहुत ही शानदार है। इस कानूनी बैकअप और आर्थिक जुर्माने के डर ने ही सिटीजन्स चार्टर को महज कागज का टुकड़ा होने से बचा लिया। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही सकारात्मक और ठोस बदलाव है। अगर हम आज की इस पूरी लंबी और गहरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम 5 साल के लिए किसी और को आउटसोर्स कर सकते हैं। एकदम सही। गांधी जी के उन शुरुआती ग्राम स्वराज के सपनों से लेकर आज कानून बनने से पहले मसौदों पर सवाल पूछने तक, और फिर आरटीआई के माध्यम से सरकारी फाइलों से जानकारी निकालने और सोशल ऑडिट के जरिए भरी जनसभा में भ्रष्ट अधिकारियों से आंख मिलाकर उनका झूठ पकड़ने तक, असली लोकतंत्र जनता के लगातार सवाल पूछने, हिसाब मांगने और प्रक्रिया में सक्रिय रहने में ही जीवित रहता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये सभी तंत्र, चाहे वो आरटीआई हो, सोशल ऑडिट हो या लोक सेवा अधिकार कानून, हमें एक ही बात की याद दिलाते हैं कि एक जीवंत और स्वस्थ लोकतंत्र में शासन कोई ऐसी गुप्त चीज नहीं है जो बंद दरवाजों के पीछे होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। यहाँ एक खुली किताब होनी चाहिए जहाँ नागरिक केवल उपभोक्ता या मूक दर्शक नहीं, बल्कि इस पूरी व्यवस्था के सबसे सक्रिय
और मजबूत भागीदार हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इसे समेटा। और आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं अपने श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो इतिहास को सीधे हमारे भविष्य से जोड़ता है। वो क्या है? देखिए, आज की चर्चा की शुरुआत में हमने गांधी जी के एक राज्यविहीन लोकतंत्र यानी स्टेटलेस डेमोक्रेसी के आदर्श का जिक्र किया था, है ना? जी हाँ। एक ऐसा समाज जो खुद इतना जागरूक, पारदर्शी और स्व अनुशासित हो जाए कि उसे नियंत्रित करने के लिए किसी सरकार, किसी बड़ी नौकरशाही या भारी भरकम पुलिस बल की जरूरत ही न पड़े। अब जरा आज के इस डिजिटल और इंटरनेट वाले युग के बारे में सोचिए। आज जब विकेंद्रीकृत तकनीकें, सोशल मीडिया कम्युनिटीज और ब्लॉकचेन जैसे माध्यमों के जरिए स्थानीय समुदाय खुद आपस में जुड़ रहे हैं, वे बिना किसी सरकारी बिचौलिए या बड़े नेता की परमिशन के अपनी समस्याओं का हल निकाल रहे हैं, संसाधन जुटा रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हाँ, ये तो आजकल हम रोज देख रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये संभव है कि हम जाने अनजाने में पारंपरिक केंद्रीकृत राजनीति से दूर होकर तकनीक के सहारे गांधी जी के उसी राज्यविहीन लोकतंत्र और असली ग्राम स्वराज के बहुत ज्यादा करीब पहुंच रहे हैं? ये वाकई एक बहुत ही गहरा विचार है ना? क्या भविष्य का लोकतंत्र संसदों की बड़ी इमारतों में नहीं, बल्कि हमारे और आपके बीच फैले इन विकेंद्रीकृत नेटवर्क्स में बसेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मनन करना चाहिए। बिल्कुल। सिनेमा हॉल के टिकट वाला हमारा पुराना उदाहरण याद है। अब ऐसा लगता है कि हम सिर्फ स्क्रिप्ट ही नहीं बदल रहे हैं, बल्कि शायद बहुत जल्द हमें इस पूरी फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए किसी डायरेक्टर की जरूरत ही ना पड़े। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और हमेशा सवाल पूछते रहिए।